अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है ताहिर शाह की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। अब आप लोग कहेंगे आप ताहिर शाह को कैसे जानते हैं? क्राइम पेट्रोल के थ्रू। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है एपिसोड 1012 और बीच में 82 और बीच में शिफ्ट और बाकी हिंदी। स्टार्ट करते हैं अपनी तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। कहते हैं कि अगर आपने कभी अच्छा काम किया हो तो वो कभी बर्बाद नहीं जाता, बेकार नहीं जाता। सही। न सिर्फ लोग याद रखते हैं बल्कि हो सकता है आपके उन अच्छे कामों की वजह से, चाहे छोटे छोटे काम भी क्यों ना हो अच्छे, वो लोग याद रखते हैं और उसका कभी ना कभी सिला मिलता है। ये हमेशा याद रखें। आप जब बुरा करते हैं तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बुरी चीज़ें होती हैं, लेकिन अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा होता है, जिस पर चाहे कितना भी वक्त बीतना क्यों ना जाए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि करीब 82-83 साल पहले, 82 ईयर्स पहले, जब हम आज़ाद नहीं थे, अलग अलग राजा रजवाड़ों का राज था, छोटे मोटे लेवल पर, बाकी ब्रिटिश हम पे हुकूमत कर रहे थे। तब एक छोटे से जगह के एक महाराज ने जो एक अच्छा काम किया, उसका सिला आज 82 साल बाद हम सबको मिल रहा है। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और आपको पता है यूक्रेन में हमारे करीब, मैंने पहले ही बताया कि करीब 28,000 बच्चे पढ़ते हैं, ख़ासतौर पर सब मेडिकल की पढ़ाई करने, क्योंकि वहाँ सस्ता है मेडिकल की पढ़ाई। अब जब कीव या खारकीव या बाकी जगहों पे हमले हुए, एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया, तो वो बच्चे निकले कैसे? बच्चे फंसे। उनकी तमाम तस्वीरें आपने देखी, दहलाने वाली, बंकर में भूखे प्यासे पैदल चलते हुए। फिर ऑपरेशन गंगा चला। फिर भारत सरकार ने कहा कि जान बचानी है और आपको सुरक्षित आना है, तो एक काम करें कि आप यूक्रेन के आसपास जो नेबरिंग कंट्री है, उस बॉर्डर तक वहाँ पहुँचें और फिर आएँ। अब एक मसला यहाँ पे और, ये हम सब जानते हैं कि एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए एक वीज़ा की ज़रूरत होती है, जो आपको परमिट देता है कि आप हमारे देश में आ सकते हैं। अब यूक्रेन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास यूक्रेन का वीज़ा है, उनके नेबरिंग कंट्री का नहीं। लेकिन इधर जंग का माहौल है, ख़तरा है और वहाँ पे प्लेन जा नहीं सकता। ये बच्चे निकले कैसे? तो ये हुआ कि आप पड़ोसी मुल्क में जाइए। सबसे ज़्यादा जो बच्चे आए यूक्रेन में, जो फंसे हुए थे, वो यूक्रेन के एक पड़ोसी देश पोलैंड से आए। पॉलिश भी कहते हैं उनको, सिटीज़न। तो पोलैंड से आए। अब पोलैंड ने इनमें से किसी भी बच्चे से ये नहीं कहा कि तुम्हारे पास वीज़ा है कि नहीं हमारे देश का, बल्कि उन्होंने हाथों हाथ लिया, मेहमान नवाजी की, खाना दिया, शेल्टर दिया, दवाएं दी। ज़बरदस्त। एक मेहमान की तरह जो करना था वो सब कुछ किया। अब सवाल ये है कि पोलैंड ने ऐसा क्यों किया इन बच्चों के साथ? सिर्फ इसलिए कि एक 80-82 साल पहले हिंदुस्तान के एक राजा ने एक अच्छा काम किया था और उस अच्छे काम के रिटर्न में पोलैंड के आज के एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ने कहा कि हम वो कीमत तो नहीं चुका सकते उस एहसान का, लेकिन थोड़ी बहुत तो कुछ मदद कर सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने बच्चों के बिना वीज़ा के भी अपने देश के दरवाजे खोले, उनका मान सम्मान किया, खाना पीना रहना दवाएं सब कुछ दी। और फिर ऑपरेशन गंगा के तहत जो प्लेन भारत सरकार ने पोलैंड भेजा, उसमें सवार होकर वो बच्चे इंडिया लौटे। अब सवाल ये है कि 80-82 साल पहले वो अच्छा काम क्या किया था? आज की कहानी यही है। बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने से पहले की और शुरू होने के बाद की। 1 सितंबर 1939, 1 सितंबर 1939 को हिटलर की सेना ने, जर्मनी की नाजी सेना ने पोलैंड पर हमला कर दिया था। कहते हैं कि पोलैंड पर करीब 1.5 लाख सैनिक हमला करने के लिए भेजे गए थे। टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ जो आजकल आप देख रहे हैं, रूस के भी 1.5-2 लाख है जो अभी यूक्रेन पे हमला कर रहे हैं, तो हिटलर ने भेजे। और सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले ही पोलैंड पर ज़मीन से भी और आसमान से भी हमले हो गए। तब आसमान से इसी तरह बम बरस रहे थे जैसे अभी रूस पर सा रहा है। जर्मनी के इस हमले की वजह से पोलैंड में बहुत सारे लोग मारे गए। पोलैंड ने इस हमले के ख़िलाफ़
मदद मांगी दुनिया से, जैसे आज यूक्रेन मांग रहा है। फ्रांस, ब्रिटेन और राष्ट्रमंडल के जो देश थे दूसरे, उन्होंने कहा हम मदद करेंगे। लेकिन पोलैंड की तरफ से लड़ने के लिए हिटलर के खिलाफ तब तक कोई नहीं आया, अकेला पोलैंड लड़ता रहा। बल्कि मुसीबत अभी बाकी थी। इधर पोलैंड लड़ रहा था, उसके कुछ ही दिनों के अंदर अंदर चूँकि हिटलर ने यूएसएसआर, उस वक्त के सोवियत रूस पे भी हमला करना था। सोवियत रूस को लगा पोलैंड तक आ गया, हम तक भी आएगा, तो सोवियत रूस ने भी पोलैंड पे हमला कर दिया। अब पोलैंड के लोग दो तरफा मार झेल रहे हैं, एक तरफ हिटलर की सेना, दूसरी तरफ रेड आर्मी, रूस की सेना। जिनको जान बचाने का मौका मिला भागे, बहुत सारे लोग इधर उधर गए। कुछ को यूएसएसआर ने उस वक्त के पॉलिश नागरिकों को उठाया और अपने यहाँ ले जाकर शरणार्थी कैंप में रखा, लेकिन उनसे मजदूरी कराने लगे, उनको एक तरह से बंधुआ मजदूर बना के रखे हुए थे। और उन सब की ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। इस दो तरफा हमले में पोलैंड के ज़्यादातर जो मर्द थे, पुरुष थे, मारे गए। वहाँ औरतों और बच्चों की तादाद ज़्यादा थी। एक देश का ऐसा हमला था कि जहाँ मेल ज़्यादातर लोग शिकार बने। अब औरतें और बच्चे बच्चे थे, क्योंकि पुरुष सब युद्ध में मारे जा चुके थे। अब उन औरतों और बच्चों ने भी अपनी सुरक्षा और अपनी हिफाजत को देखते हुए ये फैसला किया कि वो पोलैंड को छोड़ देंगे, क्योंकि उनकी इज्जत को भी वहाँ खतरा था, नाजियों से भी, इधर रेड आर्मी से भी। तो इसी बीच में ये चलता रहा। फिर बाद में इसी की वजह से आपको याद है जब हिटलर ने पोलैंड पे हमला किया तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। बाद में फिर ब्रिटेन, अमेरिका, इन सब ने लड़ाई लड़ी और इधर यूएसएसआर भी जर्मनी के ख़िलाफ़ था। खैर, इस हमले के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, लेकिन इधर पोलैंड के लोगों की हालत नहीं बदली। पोलैंड के लोग इधर उधर सोवियत संघ में भी उनके कब्ज़े में थे। आखिर में 1941 आता है और सोवियत संघ फिर ये कहता है कि ठीक है, जो भी हमारे यहाँ शरणार्थी हैं पोलैंड के, वो किसी भी देश में जाकर शरण लेने के लिए आज़ाद हैं। और इसी के बाद सोवियत रूस ने उस वक्त बहुत सारे जहाज़ों में बैठाकर जो पोलिश शरणार्थी थे उनके यहाँ, उनको तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान और भारत की तरफ उन जहाज़ों को, पानी के जहाज़ों को रवाना कर दिया कि जाओ, अब तुम्हारा ऊपर वाला मालिक है। अब ये लोग निकल तो गए, लेकिन कोई भी देश इनको अपने यहाँ शरण देने को तैयार नहीं था। क्या करें, कहाँ जाए? लेकिन इस दौरान में बस इतना ये हुआ कि जर्मनी के अटैक के बाद ब्रिटेन ने पोलैंड को जब उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो पोलैंड को एक नेशन का दर्जा दिया, एक देश का दर्जा दिया और उसको एक आज़ाद देश का दर्जा दिया। लेकिन जंग जारी है, पोलैंड के हज़ारों लोग इधर से उधर भटक रहे हैं, कोई भी देश उनको पनाह देने को तैयार नहीं है। और उसी सिचुएशन, उसी इन सारी चीज़ों के बीच में एक जहाज़ जिसमें 1000 बच्चे थे, जो सोवियत रूस से चला, एक तरह से सोवियत रूस ने बाहर ही कर दिया था, और ये सारे अनाथ बच्चे थे। इस हमले में इनके माँ बाप ज़्यादातर मारे गए। अब ये अनाथ बच्चे थे। एक पानी के जहाज़ पे सवार, जहाज़ चलता है, कई देश की बंदरगाहों पर रुकता है। बच्चों के बारे में उन देश की बंदरगाहों को बताया जाता है। वो देश मुंह फेर लेता है, कहता हमारे यहाँ इनके लिए कोई जगह नहीं। समंदर की लहरों पर भटकते भटकते ये जहाज़ आखिरकार 1941 में मुंबई के साहिल पर आकर लगता है। तब ब्रिटिश राज थी हमारे यहाँ, अंग्रेज़ों की हुकूमत। जब मुंबई के बंदरगाह पर ये जहाज़ रुकी और पता चला ब्रिटिश अफसरों को कि सारे इसमें पॉलिश बच्चे हैं, पोलैंड से अनाथ हैं, शरणार्थी, शरण मांगने आए। ब्रिटिश सरकार ने, हालांकि जो उस वक्त जर्मनी के ख़िलाफ़ लड़ी पोलैंड के लिए, इस पोलिश बच्चों को भारत में शरण देने के ख़िलाफ़ थी। उसने कहा हम आपको अपने यहाँ शरण नहीं देंगे, आप लौट सकते हैं। अब ये सुनकर जहाज़ में बैठे और उसमें जो कुछ अभिभावक थे, ज़्यादातर यतीम बच्चे थे, उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया कि अब जाए तो कहाँ जाए। बीमार थे, एक तो सोवियत रूस के जो कैंप में थे उसमें कुपोषण का शिकार, बीमार, खाना नहीं, मज़दूरों की तरह काम कराना, बच्चों की ज़िंदगी, बचपन छीन लिया गया था। एक उम्मीद थी भारत में, लेकिन भारत की ब्रिटिश हुकूमत ने उन बच्चों को जहाज़ से उतरकर शहर के अंदर दाखिल होने से रोक दिया। अब जब ये बात उस जहाज़ में सवार कुछ पुलिस अधिकारियों को पता चली तो उन्हें लगा कि अब क्या करें। फिर उन्हें लगा कि इस वक्त अलग अलग बहुत सारे यहाँ पे राजा रजवाड़े भी हैं
जो अच्छे दिल के, तब उन्होंने एक अपील जारी की। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ज्यूज़ यहूदियों को यूरोप में अलग अलग देशों में पनाह दी गई, शरण दी गई। हमारे ये पॉलिश बच्चे हैं, हिटलर के हमले में, सोवियत रूस के हमले में इनके माँ बाप खो गए, मर गए और ये भटक रहे। इंसानी पहलू, इंसानियत के नाते आप इन्हें शरण दे दीजिए। उनकी ये अपील काम की। जब ये बच्चे 1000 यतीम बच्चों के बारे में और उनकी इस अपील के बारे में देश के अलग अलग लोगों को पता चला, तो उनमें से एक शख्स थे महाराज दिग्विजय सिंह जी, रंजीत सिंह जी जडेजा। रंजीत सिंह इनके दादा थे, महाराज दिग्विजय सिंह के, और ये वही रंजीत सिंह हैं जिनके नाम पर हिंदुस्तान में रणजी ट्रॉफी मैच खेला जाता है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है हमारे आज भी। तो महाराजा दिग्विजय सिंह उस वक्त नए नए महाराज बने थे, नवनगर के, गुजरात। बड़े अच्छे दिल के, कोमल हृदय के। और इन्हें ये बात पता चली कि बॉम्बे की साहिल पर एक जहाज़ है जिसमें पोलैंड के 1000 बच्चे हैं। अंग्रेज़ों ने उन्हें शरण देने के लिए मना कर दिया है, उनकी हालत ठीक नहीं है। नए नए महाराज बने दिग्विजय सिंह ने अंग्रेज़ों से पंगा ले लिया। उन्होंने कहा कम से कम इतनी इंसानियत तो होनी चाहिए। इन जंग में सब कुछ इनका खो गया, अगर हम इन्हें शरण दे देते हैं, बाद में हालात ठीक हो जाएंगे, ये लौट जाएंगे, तो क्या बुरा है। कहते हैं कि काफ़ी दबाव डाला महाराज दिग्विजय सिंह ने, और इसी के बाद अंग्रेज़ हुकूमत थोड़ी पिघली। उसने कहा ठीक है, आपको देना है तो दे दो, आप अपने रियासत में दे दो, हम नहीं देंगे। नवनगर गुजरात, वहाँ के ये महाराज थे दिग्विजय सिंह, जो शायद अब जामनगर से करीब 25 किलोमीटर दूर है एक जगह, बालाचडी शहर, तो उसी के बीच में है। उस जहाज़ में जो 1000 बच्चे थे, उनकी उम्र थी 2 से 17 साल के बीच में। एक भी बालिग नहीं था, 18 साल का कोई नहीं हुआ था। अंग्रेज़ों की तरफ से हरी झंडी मिली इस बालाचडी के पास। इसके बाद जहाज़ से उन बच्चों को उतारा गया और उन्हें जामनगर, बल्कि गुजरात के नवनगर लाया गया। आने के बाद उनकी हालत देखी, खुद महाराज ने उन्हें रिसीव किया, उन बच्चों से मिले और उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं, अब मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता, और यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा एक गेस्ट हाउस खोला, उन बच्चों को वहाँ रखा, उनकी दवा, उनकी हर चीज़, सेहत, हर चीज़ का ख्याल रखा, और ख़ुद हर चीज़ को मॉनिटर करते कि इन्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं है। एक दिन ऐसी बात करते करते पता चला कि वो जो सारे बच्चे थे, उन्हें हिंदुस्तानी खाना खाने की आदत नहीं थी, क्योंकि यहाँ मसाले बड़े तेज़ होते हैं और बहुत सारे मसाले होते हैं, तो पॉलिश फूड अलग होता है, वो मसाले कम यूज़ करते हैं। जब उन्हें पता चला तो महाराज दिग्विजय सिंह परेशान हुए। उन्होंने कहा क्या करें। उन्होंने पोलैंड से 7 शेफ़ मंगाए, बावर्ची, जो पॉलिश खाना बना सकते थे, और बुलाकर कहा कि आप इन बच्चों के लिए हमारे खाना बनाओ। 7 शेफ़ आए नवनगर, उन्होंने बच्चों के लिए खाना बनाया। अब वक्त बीतता जा रहा था, बच्चे थे, पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है। उन्होंने बच्चों के लिए वहीं स्कूल खोला। फिर उन्हें दिक्कत आई कि लैंग्वेज, यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, उनकी अलग अपनी ज़ुबान। फिर उन्होंने पॉलिश ज़ुबान के टीचरों को बुलाया और कहा इन बच्चों को पढ़ाना है। बच्चों को पढ़ाने की कवायद शुरू हुई। धीरे धीरे एक हिंदुस्तान के अंदर छोटा सा इलाका ऐसा हो गया जैसे पोलैंड आकर बस गया उसमें, और वो बच्चे वहाँ रहने लगे। दिग्विजय सिंह, महाराजा जडेजा भी उनको कहते हैं, इन्होंने बच्चों के एक गार्जियन की तरह ख्याल रखा, पाला पोसा, बड़े हुए। कहते हैं कि कुछ साल पहले इनमें से 4 या 5 बच्चे जो वहाँ पर आकर एक रिफ्यूजी की तरह रहे थे दिग्विजय सिंह महाराज के रियासत में, वो जिंदा थे, और उन्होंने दौरा किया था उसी जगह, और वो सारी यादें ताज़ा हुई थी। तो इन बच्चों का पूरा ख्याल रखकर इन्हें शरण दिया, और फिर बाद में जब हालात ठीक हुए तो इनमें से सारे बच्चे जो हैं वो अपने देश लौटे। लेकिन पोलैंड इस चीज़ को कभी नहीं भूला। वहाँ पे एक पार्क का नाम ही है जो महाराजा के नाम पर, और इसको महाराजा के नाम पे पार्क को रखा गया, और ये कहा गया कि
इस पार्क का नाम है स्क्वेर डोबेर्गो महाराज दी। इसका जो मतलब होता है वो ये है कि गुड महाराजा, स्क्वायर ऑफ द गुड महाराजा। ये आज भी पोलैंड में एक पार्क का नाम है इन महाराजा की याद में। और पोलैंड में आज भी महाराजा दिग्विजय सिंह की इस काम को कोई सरकार नहीं भूली कि बुरे वक्त में 1000 बच्चों को उन्होंने अपने यहाँ पनाह दिया, उनका ख्याल रखा, पाला पोसा, अंग्रेज़ों से पंगा लिया, पर उन्हें यतीम नहीं छोड़ा। और उसके बाद जब हालात ठीक हुए तो उन्हें पूरे मान सम्मान के साथ वापस उनके देश भेजा। पोलैंड में सरकारें आई गई, लेकिन महाराजा दिग्विजय सिंह की इस अच्छे काम को किसी ने भुलाया नहीं। और यही वजह है कि जब यूक्रेन पर ये संकट आया और हमारे भारतीय बच्चे फंस गए, तब पोलैंड ने कहा कि 1941 में महाराजा जी ने जो हमारी मदद की थी, दिग्विजय सिंह महाराजा ने, हम उस चीज़ को कभी नहीं भूले हैं। आज संकट में ये है, हम आज इनकी मदद करेंगे। और यही वजह है कि बिना वीज़ा के, बिना बाकी किसी यात्रा के दस्तावेज़ के इन बच्चों को पोलैंड ने अपने यहाँ पनाह दिया और सही वक्त आने पर जब प्लेन पहुंची तो इन्हें वापस भेजा। तो शुरू में जो मैंने आपसे कहा था कि अच्छे काम कभी बेकार या रायगा नहीं जाते, बर्बाद नहीं होते, बल्कि अच्छे कामों का सिला ज़रूर मिलता है। एक नवनगर के महाराज ने उस वक्त एक अच्छा काम किया, 82-83 साल बाद आज सोचिए कितने भारतीय बच्चों को उसका सिला मिला और वो सकुशल बाहिफाजत अपने देश लौटे। तो ये थी कहानी एक अच्छे काम की जिसका सिला आज मिला है। कई बार ऐसी कहानियाँ सुनने में भी और सुनाने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि इससे हमें ये भी लगता है कि क्यों हम सब भी, ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े पैमाने पे अच्छे काम करें। ठीक है, वो महाराज थे, उनके पास बहुत सारे साधन थे, सुविधा थी, लेकिन मदद करने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को 10,000, 20,000, 1 लाख पैसे से मदद होती है। वक्त देकर भी मदद होती है, किसी के बुरे वक्त में साथ देकर भी मदद होती है, किसी का गम उदास है उसका हौसला बढ़ाने से भी मदद होती है। तो छोटी छोटी चीज़ों से भी मदद की जा सकती है, अच्छे काम किए जा सकते हैं जो इंसान कभी भूलता नहीं। आप कभी किसी भी बुरे वक्त में कोई इंसान गुजर रहा हो, आप सिर्फ हौसला बढ़ा दें उसके कंधे पे हाथ रख के, आप देखिए ज़िंदगी में वो आपको कम से कम भूलेगा नहीं कभी। तो यही सीख मिलती है कि हमेशा हमें अच्छे काम ज़रूर करना चाहिए। क्या पता उस अच्छे काम से हमें हमारे बाकी लोगों का फ़ायदा भला हो। जैसे कभी शायद महाराजा दिग्विजय सिंह ने नहीं सोचा होगा कि जो उस वक्त उन्होंने 1000 यतीम बच्चों को अपने यहाँ पनाह दिया, इतने सालों के बाद उनके देश के बच्चों को इस तरह से वहाँ पे मदद मिलेगी। तो कुल मिला के कहानी का निचोड़ यही है कि हमें अच्छा काम ज़रूर करना चाहिए। तो आज कहानी में इतना ही है। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी जनाब। अच्छा, मैं यही सोच रही थी कि पोलैंड का बार बार नाम आ रहा था कि पड़ोस मुल्क है, यूक्रेन का पड़ोस मुल्क है पोलैंड, और पोलैंड के थ्रू ही बहुत सारे छात्र, बहुत सारे स्टूडेंट्स, इंडियन नेशंस वहाँ के थ्रू। मैं यही सोच रही थी कि इतना आसान, इतना हलवा तो नहीं है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री चले गए और फिर वहाँ से गंगा ऑपरेशन के थ्रू वहाँ के जो इंडियन की जो आर्मी थी, इंडियन के जो लोग थे, इंडियन के जो ऑफिसर्स थे मदद करने आए थे, तो वो वहाँ से उनको लेकर आ गए होंगे। तो मैं बहुत सोचती थी, मैं शायद रिलेशंस अच्छे होंगे, मरासिम अच्छे होंगे, ताल्लुकात अच्छे होंगे, शायद इस बेस पे ऐसा हो गया, लेकिन ये मुमकिन नहीं लग रहा था। आज मुझे पता चला कि पूरी स्टोरी, पूरी कहानी क्या थी। अच्छा, इसके अंदर उन्होंने एक बात को बहुत ज़्यादा दर्शाया है, वो ये कहा है कि अच्छा काम करें, अच्छा काम करें, लेकिन साथ साथ उन्होंने एक बात और ब्रीफ कर दी कि अच्छा काम कभी भी, यानी कि महाराजा ने अगर अच्छा काम किया था तो उनकी इंटेंशन ये नहीं थी कि मुझे सिला मिलेगा, इसका मुझे आगे आउटपुट मिलेगा, इसका मुझे रिजल्ट मिलेगा तो मैं करूँगी, यानी कि कहीं पर भी उनकी लालच नहीं था। उन्होंने वो अच्छा काम, उन्होंने जो अंग्रेज़ों से पंगा लिया था, उन्होंने जो भी किया, सबसे अलग, सबसे अपोज जाके उन्होंने कदम उठाया और अंग्रेज़ों को भी पिघला दिया अपने स्टेटमेंट से, अपने डिसीजन से कि जी मैं तो रखूँगा। तो फिर उन्होंने तंग आकर या थक हार कर कह दिया कि ठीक है भाई, आप अपनी स्टेट में अपने सिटी में रख लो। तो अगर ये 1000 बच्चे, मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि उस वक्त इतना नफसा नफसी का आलम था, जंग चल रही थी, इनके पेरेंट्स मर चुके थे, ये वैसे ही तबाही का शिकार हो चुके थे, कई दिनों के भूखे थे, दवा नहीं थी, शेल्टर नहीं था, और अगर इंडिया
कि वो महाराज भी इनको मना कर देते तो ये कहाँ जाते, ये तो डूब के ही मर जाते उसी शिप के अंदर। मुझे लगता है कि कब तक ये सर्वाइव करते, बिना खाने के, बिना दवा के, बिना शेल्टर के कब तक रहते। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और फिर उससे भी बड़ी बात ये है कि वो जो 4-5 बच्चे जो अभी भी 4-5 साल पहले आए थे, दौरा करके गए हैं उस जगह का, तो मैं ये सोच रही हूँ कि उन्होंने कभी इस चीज़ को बुलाया नहीं। इंडिया के वो जो महाराज थे उन्होंने तो मदद की, दिग्विजय जो थे दिग्विजय महाराज, उन्होंने तो मदद की, लेकिन साथ साथ में पोलैंड का मैं आला ज़र्फ की बात करूँगी कि उन्होंने कमज़र्फी नहीं दिखाई, उन्होंने वो नहीं बोले। जबकि कितनी हुकूमतें चेंज हो गई होंगी, कितने मिनिस्टर्स उनके चेंज हो गए होंगे, कौन सी गवर्नेंस होगी उस वक्त और अब कौन सी गवर्नेंस है, लेकिन उन्होंने आज भी उस एहसान को, उस फेवर को याद रखा। और अभी भी उन्होंने कहा कि हम उस लेवल पर जाकर तो मदद नहीं कर सकते, लेकिन जितना हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। तो बहुत बड़ी चीज़, बहुत ही बड़ी चीज़ सीखने को मिली। और हमेशा आप मदद करो तो कभी ये सोचकर मत करो कि आपको आउटपुट मिलेगा, आपको इसका नतीजा मिलेगा, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, या किसी लालच में आकर नहीं करो। आप कर दो मदद, उसके बाद अगर आपको सिला मिलना होगा तो वो मिल जाएगा, चाहे वो 82 साल बाद मिल जाए, चाहे वो आपको 100 साल के बाद मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो ये है कि वाकई ही उस वक्त की मदद इतने अरसे बाद काम आई, और कोई सोच भी नहीं सकता था कि उस वक्त जब मैं मदद कर रहा हूँ वाकई इसका कोई रिज़ल्ट मिलेगा। और कभी भी इंसान किसी की मदद करे, किसी की हेल्प करे, तो ये तो सोचना भी नहीं है कि इसका कोई रिज़ल्ट मिलना है। ऊपर एक शख्स ज़ात बैठी हुई है जो उसका सिला देती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस वाक़े में हमें ये सबक सीखने को मिलता है कि जो महाराजा थे उन्होंने सच के लिए अपने से ज़्यादा ताकतवर से भी लड़े। वो अपने हक़ पे थे, सच पे थे, किसी की मदद करना चाहते थे। हम अक्सर मदद करना मतलब कदर करने के काबिल भी होते हैं, या हमारे अंदर इतनी ताकत भी होती है कि हम ये कर सकें, हम करते नहीं हैं। लेकिन वहाँ पर तो उल्टा था कि वो मदद करना चाहते थे, लेकिन सामने किसी और से उनको लड़ना भी पड़ा, उनका मुकाबला भी करना पड़ा, उनको कायल भी करना पड़ा, उनको समझाना भी पड़ा कि भाई मैं अपने ख़र्चे पे कर रहा हूँ, या मैं ख़ुद करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल के साथ उनको इजाज़त दी कि ठीक है आप कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जिस देश से आपका कोई वास्ता नहीं होता, या किसी शख्स से आप किसी को जानते नहीं हो। अच्छा, मदद के भी बड़े मसले मसाइल हैं कि हम अगर किसी को जानते हैं ना तो हम उसकी मदद भी कर लेते हैं। हम किसी को नहीं जानते तो हम इग्नोर करते हैं कि इससे मेरा लेना देना क्या है, इससे मेरा वास्ता क्या है। तो ये तो सोचना भी नहीं चाहिए मदद करते हुए आपको ना जान, ना पहचान, ना रिश्तेदारी, काला है, पीला है, नीला है, जो भी है, XYZ है। अगर इस वक्त उसको ज़रूरत है आपकी किसी भी तरह से, तो आप उसकी मदद करें। और दूसरी बात यह है कि मदद को बहुत सारे लोगों के जहन में मदद की डेफिनेशन है पैसा। मदद की डेफिनेशन है मैं किसी को कुछ रकम दूं, कोई मजबूर है तो उसकी मदद है। मदद के बहुत सारे मायने हैं। आप किसी को तसल्ली भी देते हैं, आप किसी से अच्छे बोल बात भी करते हैं, आप किसी को थोड़ा सा टाइम भी देते हैं, आप किसी को अच्छा मशवरा भी देते हैं, आप किसी को अच्छा रास्ता भी बताते हैं, आप किसी को गाइड भी करते हैं कि आप ज़िंदगी में ये करें, ये ना करें, ये रास्ता आपने कहाँ जाना है, आपका ये रास्ता वहाँ जा रहा है, आपका ये रास्ता वहाँ जा रहा है, यहाँ से चले जाएँ, ये आपको जल्दी लेके जाएगा। बहुत सारे मदद। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज मिलता है हमें इस वीडियो में कि आप मदद करें, कभी भी वो आपको मदद फ़ायदा देगी। अगर नहीं भी देगी तो आपने इस दुनिया में आज हैं, कल नहीं हैं, तो उस मदद का सिला आपको ज़रूर मिलना है। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।